हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कोरिंग साइंस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एफॉरेस्टेशन और रीफॉरेस्टेशन के बारे में, और इसमें क्या क्या डिफरेंस हैं ये भी हम इसमें जानेंगे, और इनके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं ये भी पढ़ेंगे। तो चलिए पहले पढ़ते हैं एफॉरेस्टेशन के बारे में। तो ठीक है, ये पहले ये जान लेते हैं कि एफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, एफॉरेस्टेशन इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज इन एन एरिया वेयर देयर वाज नो प्रीवियस ट्री कवर। मीन्स कि एक ऐसे एरिया में प्लांटेशन करना, प्लांट लगाना जहाँ पे पहले से कोई प्लांट नहीं था, कोई ट्रीज नहीं थे ऐसे एरिया में। यानी कि कोई बैरल लैंड आप मान के चल लो उसमें, ठीक है, जहाँ पे कभी पहले कोई भी प्लांट नहीं था। ठीक है, तो वहाँ पे फॉरेस्ट करने को ही बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। ठीक है, फिर देखिए, मैनी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली engaged in afforestation program to create forest and increase the soil quality। बहुत सारी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो कि एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, और जिसके थ्रू फॉरेस्ट क्रिएट किया जाता है, और उससे क्या होता है, सॉइल की क्वालिटी भी बनी रहती है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, और भी बाकी के जो इकोनॉमिक और इकोसिस्टम सर्विसेज हैं वो चीज़ें हमें मिलती रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एफॉरेस्टेशन इज मेनली डन फॉर कंजर्वेशनल एंड कॉमर्शियल पर्पज। सेम चीज़ है, कंजर्वेशनल मीन्स हो गया संरक्षण करने के लिए, और कॉमर्शियल हो गया कि इकोनॉमिक वैल्यू को बढ़ाने के लिए, ये मार्केटिंग वगैरह करने के लिए। देखिए, ये तो हमने पढ़ा एफॉरेस्टेशन के बारे में और इसकी डेफिनेशन को हमने समझा। अब हम पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग फील्ड में जाके प्लांट कैसे करना है हमको, उसका क्या प्रोसीजर है। ठीक है, तो देखिए प्रोसीजर है, द प्रोसेस ऑफ एफॉरेस्टेशन बिगिन विद द साइट सिलेक्शन। तो सबसे मेन बात ये आती है कि हमें एफॉरेस्ट यानी कि जो प्लांटिंग करनी है वो साइट कैसी होनी चाहिए, किस टाइप की साइट है, या हम जिस टाइप के वहाँ प्लांट्स लगाना चाह रहे हैं क्या वो प्लांट वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसकी सॉइल कंडीशन कैसी है ना, ये सब चीज़ें आ जाती है आपकी साइट सिलेक्शन में। उसके बाद सेवरल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऑफ द साइट मस्ट बी एनालाइज्ड इंक्लूडिंग क्लाइमेट, सॉइल, वेजिटेशन एंड ह्यूमन एक्टिविटी, है ना। तो मतलब कि अगर आपको साइट मिल गई है तो साइट में हमको क्या देखना है, इन्वायरमेंटल फैक्टर, उनके फैक्टर देखने हैं। जैसे कि हमको क्या चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी वहाँ पे कि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, और वहाँ की सॉइल फर्टिलिटी कैसी है। दूसरी बात, कितनी वेजिटेशन वहाँ ग्रो कर रही है, कितनी वहाँ पे प्रजातियाँ हैं, और ह्यूमन का कितना इंटरफेरेंस है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान में रख के ही प्लांटेशन करना है। अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, प्लांटेशन तो हमने कर लिया तो ऐसा हो गया कि वहाँ पे ग्रेजिंग करा दी गई, ओवर ग्रेजिंग करा दी गई, जिससे कि क्या हो जाएंगे, सारे प्लांट्स हमारे क्या हो जाएंगे, डेड पड़ जाएंगे। या फिर वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन के अपोजिट हमने क्या लगा दिया, ऐसे लगा दिए जो ट्रॉपिकल में होने चाहिए थे, उस टाइप के प्लांट्स लगाने चाहिए थे, बट हमने कुछ और प्लांट लगा दिए वहाँ पे, है ना। तो ऐसे भी क्या हो पाएगा, वहाँ पे प्लांटेशन आपका करने का कोई फ़ायदा होगा नहीं। ठीक, अब सिलेक्शन ऑफ साइट तो हो गया है, उसके बाद क्या करना होता है। आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ द साइट द एरिया मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर प्लांटिंग। अब आपने साइट सिलेक्शन कर दिया है हम लोगों ने, तो क्या करना है, अब उसको प्लांटिंग के लिए अच्छे तरीके से क्या करना है, प्रिपेयर करना है। देखिए, वंस द साइट इज प्रिपेयर्ड प्लांटिंग कैन टेक प्लेस बाय सीडलिंग प्लांटिंग मेथड और सोइंग सीड्स मेथड। ठीक है, तो एक बार अगर हमने साइट को प्रिपेयर कर लिया है प्लांटिंग के लिए, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, या तो हम दो मेथड से प्लांटिंग कर सकते हैं, या तो हम सीड्स बो के, बीज बो के प्लांट उगा सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि कोई प्लांट के पौधे हैं, जैसे नर्सरी से हमने पौधे उगाए, नर्सरी में हमने पौधे उगाए और वहाँ से लेके उन प्लांट्स को वहाँ पे लगा दिया या प्लांट कर दिया। आई बात समझ में, तो दो तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, फिर है एफॉरेस्टेशन बाय कटिंग इन एन ऑप्शन फॉर ट्री स्पीसीज that can reproduce asexually, where a piece of tree stem, branch, root or leaves can be planted into the forest floor and sprout successfully। ठीक है, तो देखिए ये दो मेथड तो हमने पढ़े थे, या तो सीडलिंग लगा सकते हैं या फिर प्लांट को नर्सरी में उगा के फिर वहाँ पे प्लांट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हम या तो क्या कर सकते हैं, हम वेजिटेटिव जो प्रोपोगेशन की प्रोसेस होती है उसके थ्रू भी लगा सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। मीन्स कि कोई भी ट्री है, ट्री की कोई सपोज उसकी स्टेम अगर लगती है तो हम उसकी स्टेम काट के उसको वहाँ पे जाके प्लांट कर सकते हैं, अगर उसकी स्टेम लगती है तो।
ठीक है। या फिर हम उसकी, अगर सपोज़ उसकी रूट है, छोटा-सा कोई प्लांट कहीं जंगल में छोटा-सा है, तो उसको हम विद रूट लेके उसकी हमने वहाँ पे प्लांट कर दिया, या फिर उसके अगर उसकी लीव्स लगती हैं तो हम उसकी लीव्स या ब्रांचेज़ या कुछ भी चीज़ें। तो ऐसे क्या होगा कि वो जल्दी-जल्दी भी ग्रो करेंगे, क्योंकि वो आधे प्लांट से कुछ-कुछ प्लांट तो ग्रो कर रखा है उनका, तो वहाँ से आगे को वो क्या होंगे, रिप्रोड्यूस होंगे। आई बात समझ में? और जिससे कि आपका जो फॉरेस्ट है वो जल्दी ग्रो कर पाएगा। ठीक है? अब देखिए बेनिफिट क्या है एफॉरेस्ट, अगर हम एफॉरेस्टेशन करेंगे तो फिर क्या बेनिफिट हो सकते हैं इसके। एफॉरेस्टेशन हेल्प टू स्लो डाउन ग्लोबल वार्मिंग बाय रिड्यूसिंग CO2 इन द एटमॉस्फेयर एंड इंट्रोड्यूसिंग मोर ऑक्सीजन। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वो किससे होता है, उसका मेन कॉज क्या है, CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाना। ठीक है, तो CO2 की कंसंट्रेशन अभी तो फिलहाल कितनी है, 0.04% है। ठीक है, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ग्लोबल वार्मिंग का मेन कॉज ही क्या है, CO2 गैस और ग्रीन हाउस गैसेस हैं, है ना। तो क्या होगा, अगर हम पेड़ लगाएंगे तो CO2 गैस क्या होगी, CO2 को कौन इनहेल करता है, प्लांट इनहेल करते हैं। अगर हम प्लांट लगाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा बहुत CO2 को क्या करेंगे, प्लांट्स इनहेल करेंगे और वापस बदले में हमको क्या देंगे, ऑक्सीजन देंगे, जिससे हमें क्या होगा कि ऑक्सीजन की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ेगी और जो CO2 है वो क्या होती होगी, कम होती जाएगी, क्योंकि उसको पेड़ लेंगे तो। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। फिर है एफॉरेस्टेशन प्रोवाइड्स अदर इन्वायरमेंटल benefits including increasing the soil quality, organic carbon level in the soil, avoiding इरोजन। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि इन्वायरमेंटल बेनिफिट भी हमें मिलते हैं इससे। क्या होता है, एक तो सॉइल की क्वालिटी बढ़ जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है, जो हमारी मिट्टी है वो और भी उपजाऊ हो जाती है। जैसे आप देखते हैं ना, जब कहीं पे हम खेती करते हैं तो एक आप मान के चलो, एक अच्छा खासा एग्रीकल्चर फील्ड है और एक क्या है, बैरल लैंड है, यानी कि बंजर ज़मीन है। तो किसकी फर्टिलिटी ज़्यादा होगी, अच्छी होगी, ऑब्वियसली इसकी होगी, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, प्रॉपर उसकी खुदाई कर रहे हैं, और उसके बाद गुड़ाई निराई जो भी करना होता है वो कर रहे हैं, और प्रॉपर हम उसमें खाद डालते हैं, गोबर वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें डालते हैं। तो कौन ज़्यादा उपजाऊ होगा, ये वाला होगा ऑब्वियसली, है ना। बंजर वाला क्या होगा, नहीं होगा इतना उपजाऊ। तो जहाँ जहाँ हम प्लांट लगाते रहें तो वहाँ वो वाली आपकी जो सॉइल होती है वो होती है मोर फर्टाइल। दूसरी बात क्या है, कार्बन जो लेवल है उसको क्या होता है, सॉइल में बनाए रखता है। दूसरी बात, अवॉइड इरोजन, जो सॉइल इरोजन होता है, जो मृदा अपरदन जिसको कहते हैं, जिसमें क्या हो जाता है कि हमारी मिट्टी कहीं से बह जाती है, जो ऊपर की जो लेयर होती है, टॉप लेयर होती है ना, जो कि बहुत फर्टाइल होती है, जो ऊपर वाली लेयर होती है मिट्टी की, तो वो वाली लेयर ही क्या होती है, काफ़ी उपजाऊ होती है। तो क्या होता है कभी कभार कि ये जो उपजाऊ लेयर है वो क्या हो जाता है, खिसक के नीचे लैंडस्लाइड वगैरह, या फिर लैंडस्लाइड नहीं भी कहो तो आप एग्रीकल्चर क्रॉप्स में ही कई कई बार देखा जाता है एग्रीकल्चर फील्ड में कि जो आप ऊपर की लेयर होती है वो बह के पानी के साथ बह के चली जाती है, या कुछ ऐसा होता है। तो ये इरोजन को रोकते हैं, क्योंकि पेड़ क्या होंगे, पेड़ मिट्टी को जकड़े रहेंगे टॉप मोस्ट में, जो ऊपर की जो मिट्टी होगी उसको जकड़े रहेंगे, जिससे कि ये मिट्टी क्या है, बह नहीं पाएगी, और इसकी फर्टिलिटी या उर्वरक क्षमता क्या होगी, बड़ी ही रहेगी, है ना। देखिए फिर क्या है, सॉइल इरोजन। अच्छा, सॉइल इरोजन मीन्स यही है, लॉस ऑफ टॉप मोस्ट फर्टाइल सॉइल, यानी कि जो ऊपर की उपजाऊ मिट्टी है वो क्या हो जाती है, मतलब कि खिसक जाती है या फिर बह जाती है, कह सकते हैं आप। ठीक है, और क्या हो सकता है, इन अर्बन एरियाज इज ऑल्सो एबल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन विद द ट्रीज। अच्छा ठीक है, अर्बन एरियाज में क्या होता है, जैसे ग्रामीण एरिया में तो क्या होता है कि आप मतलब कि ऑक्सीजन भी मिल जाती है, इतना पोल्यूशन भी नहीं होता है वहाँ पे, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है ही नहीं उधर। अब अर्बन एरियाज़ में क्या होता है, शहर के एरियाज़ में क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, काफ़ी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, जहाँ ज़्यादा लोग होंगे ऑब्वियसली वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होंगी, पॉल्यूशन तो होगा ही होगा। तो ये सब चीज़ें क्या करते हैं, ट्रीज़ होंगे तो ट्रीज़ क्या करते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल भी करते हैं। और दूसरी बात क्या होता है, ये क्या करते हैं, पॉल्यूटेंट को फ़िल्ट्रेट करते हैं, एब्ज़ॉर्ब भी कर देते हैं और फ़िल्ट्रेशन भी करते हैं। तो जैसे देखिए एसिड रेन का है जो सल्फ़र डाइऑक्साइड और क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना। तो वो ये सारी चीज़ें, और कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी विषैली होती है, इन सब चीज़ों को भी क्या करते हैं वो लोग, फ़िल्ट्रेट करते हैं ट्रीज़। आई बात समझ में? तो ये तो हमने पढ़ लिया एफ़ॉरेस्टेशन के बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं रीफ़ॉरेस्टेशन के बारे में। तो देखिए जैसे कि रीफॉरेस्टेशन है तो ऐसे ही पता चल रहा है कि आगे से री लगा हुआ है और पीछे से क्या है, फॉरेस्टेशन ऐड किया हुआ है। तो री मतलब क्या होता है, फिर से रिपीट करना, है ना। तो फिर से होता है, तो फिर भी हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। If reforestation can be defined as the process of replanting trees in areas that have been affected by natural disturbances
like wildfire, drought, and insect and disease infestations. Unnatural ones like mining, agriculture, clearing and development, urbanization. मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे पहले ट्रीज थे बट वो किसी न किसी तरीके से डैमेज हो चुके हैं, या तो फिर वो नेचुरल डिस्टर्बेंस नहीं आएंगे, नेचुरली हो गए हैं। नेचुरली में आ जाता है आपका फायर, वाइल्ड फायर जो लगती है जंगलों में, जो आग लगती है, जो आग फैलती रहती है, उसके चपेट में आने से, या फिर सूखा पड़ जाने से हो गया है, या फिर कोई इंसेक्ट और डिजीज़ कोई बीमारी आ गई है, या फिर कोई कीड़े मकोड़े जो हैं उनका कोई संक्रमण हो गया है ना? या फिर हो सकता है अननेचुरल जो है, अननेचुरल ये तो हो गई नेचुरल। अननेचुरल मतलब कि जो ह्यूमन्स के थ्रू हो रहा है। ह्यूमन क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, माइनिंग जो होती है, माइनिंग मतलब खदान वगैरह, किसी की खानें वगैरह जो होती हैं, जैसे कि पहाड़ों में बहुत होता है, खड़िये वगैरह की जो होती है ना, उसकी खुदानें बहुत होती है, उसकी बहुत माइन्स होते हैं। तो इससे क्या होता है, पूरा आपका फॉरेस्ट जो लैंड है वो क्या होने लगता है, डिग्रेडेड होने लगता है ना? और एग्रीकल्चर क्लियरिंग, जो एग्रीकल्चर के लिए क्लियर कर रहे होते हैं, खेतों को बना रहे होते हैं, तो इसमें कितने पेड़ कट जाते हैं। दूसरी बात, शहरीकरण जब हो रहा होता है, या आपके मान के चलो गाँव में जब रोड जा रही हो तो कितने पेड़ कट जाते हैं साथ-साथ में, है ना? एक जगह हमको क्या चाहिए, एक जगह हमको फैसिलिटी चाहिए और दूसरी जगह हम क्या कर रहे हैं, दूसरे साइड से इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, नेचर को हार्म पहुँचा रहे हैं और खुद को हार्म पहुँचा रहे हैं, है ना? तो शहरीकरण जब होता है तो तब भी क्या होता है, काफ़ी पेड़ कट रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें होने के बाद भी जब हम प्लांटिंग कर रहे होते हैं उस जगह में, फिर से एक बार पेड़ कट चुके हैं वहाँ के, बट फिर भी हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन। और एक दूसरी बात क्या होती है, जैसे कि सपोज़ हमें बहुत नीड है, लकड़ियों की बहुत ज़रूरत है, तो हमने क्या किया, एक सूखा पेड़ काट लिया सपोज़। तो हमें क्या करना होता है कि अगर हमने एक काट लिया तो अब इसको, इसके बैलेंस के लिए जो जितनी ऑक्सीजन ये दे रहा था, जो सूखा पेड़ सॉरी जो ग्रीन ट्री है, चाहे हमने किसी भी पर्पज़ से उसको काटा, तो जितनी ऑक्सीजन ये दे रहा था, या उसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना है, 4-5 पेड़ और लगा देने हैं। और लगाना ही नहीं है, उसको क्या करना है, देखभाल भी, टेक केयर भी करनी है उसकी, पानी देना है, प्रॉपर टाइम पे खाद देनी है उसको, और जो एनिमल्स हैं उनके ग्रेजिंग से भी बचाना है उसको। आई बात समझ में? जिससे कि क्या होगा, हमारा इकोसिस्टम भी बैलेंस रहेगा, एनवायरनमेंट भी बैलेंस रहेगा। आई बात समझ में आई? फिर है, व्हेन सेलेक्टिंग ट्री क्रॉप ट्री स्पीसीज टू प्लांट, वी ऑलवेज prioritize native, ecologically appropriate seedlings. We also think about the condition of the land and the goals for the project. ठीक है, तो जब हम सीडलिंग लगा रहे हैं, जब हम प्लांटेशन कर रहे हैं, तो हमको ये प्रायोरिटी देनी है कि जो वहाँ की लोकल जो स्पीसीज है, जो वहाँ अच्छा खासा ग्रो करती है, तो हमें उन प्लांट्स को प्रायोरिटी देनी है, पहले हमें वही प्लांट लगाने हैं वहाँ पे। आई बात समझ में? तो ठीक है, ये तो हो गया रिफॉरेस्टेशन। अब बेनिफिट्स देखिए, इसके क्या बेनिफिट्स है, कुछ एक इसके बहुत बेनिफिट हैं, कुछ मैंने लिखे हुए हैं। देखिए, फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इन देयर लीव्स, ट्रंक्स एंड रूट, जो कि क्या होती है एटमॉस्फेरिक, मैंने ऊपर एफॉरेस्टेशन में भी बताया था। तो एटमॉस्फेरिक जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो इसको क्या कर लेता है, ये इनहेल कर लेता है अपने लीव्स, ट्रंक एंड रूट्स में। आई बात समझ में? जिससे कि क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ेगी, CO2 की जो कंसनट्रेशन होगी वो काफ़ी कम होगी। removes air pollutants by absorbing them into their leaves and bark। और जो एयर पोल्यूटेंट्स मीन्स होता है कि जो पॉल्यूशन फैलाते हैं, जो उसके एजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं पोल्यूटेंट्स। तो इनको भी क्या करता है, इन्वायरमेंट से कम करता है, या मैंने यानी कि एब्जॉर्ब करता है थ्रू द लीव्स, ठीक है, एंड बार्क। नेक्स्ट है, प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय ग्रोइंग रूट्स दैट होल्ड द सॉइल टुगेदर। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो सॉइल इरोजन है, मृदा अपरदन जिसको कहते हैं, टॉप मोस्ट जो सॉइल की लेयर होती है वो जब लॉस हो जाती है, तो इससे बचाता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कोई ट्री जब ग्रो करेगा, तो जितना ज़्यादा ट्री ग्रो करेगा, तो उसकी रूट्स क्या होती हैं, उतनी दूर दूर तक फैली रहती हैं। तो जितनी दूर दूर तक फैली रहती हैं, तो उसकी रूट्स क्या करती हैं, उतनी हिस्से की मिट्टी को क्या की होती है, जकड़ी होती है, जिससे कोई मतलब ही नहीं होता है कि सॉइल इरोजन हो जाए। अब आपने ये भी गौर किया होगा, जहाँ पे सॉइल इरोजन वहीं होता है जहाँ पेड़ बहुत कम होते हैं, है ना? फिर है, प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर ओवर 80% ऑफ द वर्ल्ड्स टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी होता है वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग क्या हो जाती है, वेराइटी दिखने को मिलती है और वेरिएबिलिटी भी दिखने को मिलती है। जैसे बायोडाइवर्सिटी मतलब है जैव विविधता। तो कितने सारे एनिमल्स, कितने सारे इंसेक्ट, कितने सारे बर्ड्स के लिए क्या बन जाता है, एक हैबिटेट बन जाता है, एक घर बन जाता है। अगर फॉरेस्ट होंगे तो ऑब्वियसली फॉरेस्ट ग्रो करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे चिड़ियाएँ क्या करेंगी,
नेस्ट बनाना स्टार्ट कर जाएंगे, उनका एक और बन गया। और बहुत सारे क्या होंगे, जैसे कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके लिए क्या बन जाएगा, एक हैबिटेट बन जाएगा। और ग्रेजिंग करने के लिए क्या हो जाएगा, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हर्बीवोर्स होते हैं, तो उनके लिए भी क्या बन जाएगा, एक अच्छा खासा घर बन जाएगा। आई बात समझ में। फिर देखिए, रिड्यूसेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की जो हमारी प्रॉब्लम है, उससे भी क्या हो सकता है, वो उसके भी प्रभाव काफ़ी कम हो सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी ही नहीं तो क्लाइमेट चेंज कैसे, क्लाइमेट चेंज भी नहीं होगा। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेंगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे तो वही बाढ़ आएगी, तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी, वो सब चीज़ें कम होंगी मीन्स। देखिए, हेल्प टू प्रोटेक्ट इंडेंजर स्पीसीज। और ये क्या करता है, जो डेंजर जोन में है स्पीसीज, ऐसे स्पीसीज जो अभी क्या हो रहे हैं, विलुप्त तो होते जा रहे हैं धीरे धीरे, जिसकी स्पीसीज काफ़ी कम है, जो डेंजर जोन में है, उनके लिए उनको भी क्या मिल जाता है, एक प्रोटेक्शन मिल जाता है, उनको भी एक इन्वायरमेंट मिल जाता है जहाँ की वो छुप के रहें या जैसा भी करें। ठीक है। फिर है, फिल्टर्स अवर ड्रिंकिंग वाटर थ्रू देयर रूट्स। तो जो हम लोग पीते हैं ना, हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होता है, जो क्या कहते हैं, सॉइल के अंदर होता है, नीचे तक होता है ना, तो उनको भी क्या करता है, फिल्टर करता है, किसके थ्रू, रूट्स के थ्रू। आई बात समझ में। फिर है, प्रिवेंट्स फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड बाय एब्जॉर्बिंग वाटर एंड स्लोली रिलीजिंग इट्स ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो क्या करता है, फ्लड जो होती है, जब बाढ़ आ जाती है या लैंडस्लाइड हो जाती है, तो वहाँ से उसका भी जो पानी होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, किसके थ्रू, रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करता है, और बाद में कैसे छोड़ता है उसको, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू, है ना। तो ये तो हो गए रिफॉरेस्टेशन के बेनिफिट्स। ठीक है, और एफॉरेस्टेशन में आपको समझ में आ गया होगा एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन में क्या डिफरेंस है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और डेफिनेशन भी मैंने आपको यहाँ पे दे दी है, और आप वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन नोट कर सकते हैं अगर आपको ईजी लगती है डेफिनेशन तो। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और साथ साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के अपडेट मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ऑब्वियस सी बात है कि आप शेयर तो करोगे ही अपने दोस्तों में, और लाइक तो आपने करना ही करना है।